बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तनवीर बेग बात कर रहा हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है कि एक एसेट की आप रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं। रीवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है कि जब आप किसी एसेट को परचेज करते हो तो उसको आप परचेजिंग प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर जो उसकी जो फेस वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं, तो आप अपने बिजनेस की गुडविल को या किसी बाज़ दफ़ा हम जो पार्टनर्स होते हैं उनको न्यू पार्टनर्स को एडमिट करने के टाइम पे भी हम अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन करते हैं कि अब इनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज हम उस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप लिखेंगे जब आप उनको जो है वो रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रीवैल्यूएशन की पॉलिसी क्या है और आपको कितनी दफ़ा रीवैल्यूएशन करनी चाहिए या कितनी दफ़ा आप उसको करते हैं। ठीक है, हु कैन कंडक्ट रीवैल्यूएशन, कौन बंदा है जो कि रीवैल्यूएशन कर सकता है या करता है। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रीवैल्यूएशन, और जो रीवैल्यूएशन आप करते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हाउ टू रीस्टेट द कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन। ठीक है, कि जब आप रीवैल्यूएशन कर लेते हो तो फिर आप जो उसकी कैरिंग अमाउंट होती है उसको आप कैसे रीस्टेट करते हो, किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखते हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हमने सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो था प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस चीज़ का हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को कवर करता है और उससे मुतल्लिका जो है वो हमें बताता है उसका स्कोप क्या है बेसिकली। ठीक है, फिर हमने जो इस प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट से मुतल्लिका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनको भी हमने कुछ डिस्कस किया। फिर हमने उसका रिकॉर्डिंग का तरीकाकार हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अभी जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के अंदर जो है वो कहते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यूजुअली रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यू। ठीक है ना, उनको हम जो है फेयर वैल्यू के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, assuming existing use and line of business, जो एग्जिस्टिंग हमारा यूज होता है और लाइन ऑफ जो बिजनेस होता है उसको अज्यूम करते हुए हम उस चीज को फेयर वैल्यू के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सच वैल्यूएशन आर यूजुअली कैरीड आउट बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर्स।
एक बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये कोई आम बंदा जो होता है वो वैल्यूएशन नहीं करता, बल्कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो वैल्यूअर्स होते हैं, जो वैल्यू का तयन कर सकते हैं और उनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है, तो और वो मार्केट के बारे में नॉलेज रखते होते हैं, तो वही इस चीज़ के हवाले से जब भी हम किसी एसेट्स के हवाले से रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो इस तरह के टेक्निकल लोगों से ही हम करवा सकते हैं, ठीक है। Most importantly, when an item of property, plant and equipment is revalued, the whole class of assets to which it belongs should be revalued, ठीक है। कि जब भी हम रीवैल्यूएशन करेंगे तो उसको ये चीज़ है कि जो है ना पूरे ग्रुप ऑफ क्लास को जो है वो रीवैल्यूएट करेंगे, किसी एक एसेट को इंडिविजुअली हम नहीं करते, ठीक है। पूरे क्लास को जो है उसकी जो रिलेवेंट क्लास होती है जिससे वो बिलोंग कर रहा होता है उसको पूरे को हम जो है वो रीवैल्यूएट करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, इसके हवाले से इस केस के अंदर फेयर वैल्यू कैन आल्सो बी टेकन एज मार्केट वैल्यू, ठीक है, कि जो फेयर वैल्यू होती है उसी को हम जो है वो मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं। वेयर अ मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर आप क्या करते हो, हाउ एवर डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट शुड बी यूज्ड, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया होता है, ठीक है, उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को फिर हम यूज करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के हवाले से। देयर मे बी नो मार्केट वैल्यू, अगर उसकी जो मार्केट वैल्यू ना हो, where types of plant and equipment are sold only rarely because of their specialized nature, ठीक है, कि अगर उसमें जो है आपके पास प्लांट और इक्विपमेंट जो है वो अगर आप सोल्ड करते हो, और ये नॉर्मली ऐसे होता है कि, और ये रेयर केसेस में ऐसे होता है कि उसके अंदर जो होता है, जो उसकी स्पेशलाइज जो नेचर होती है, वही उसी चीज को हम जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो होता है वो क्या है, इसके वजह से वो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी मीन इंस्टेबिलिटी ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, कि जो वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड करती होती है, फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूएशन की है वो डिपेंड करती है कि वॉलेटिलिटी कितनी है, किसी भी एसेट की इंस्टेबिलिटी कितनी है, उसका यूज कितना है, उसके अंदर जो चेंजेस कोई अगर आती हैं तो वो किस हिसाब से किस रफ्तार से आती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट जो है उसको हम जो है उसके मुताबिक वैल्यूएशन करते हैं। द मोर वॉलेटाइल ऑफ द फेयर वैल्यू, जितनी ज़्यादा उसकी जो फेयर वैल्यू है वो वॉलेटाइल होगी, लचकदार होगी, इनस्टेबल होगी, ठीक है, तो उतना ही द मोर फ्रीक्वेंटली रीवैल्यूएशन शुड बी कैरीड आउट, ठीक है ना, कि उतनी ही जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हम उसकी रीवैल्यूएशन करते हैं। वेयर द करंट फेयर वैल्यू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू, कि अगर किसी जगह पर जो फेयर वैल्यू है, करंट फेयर वैल्यू अगर वो डिफरेंट हो कैरिंग वैल्यू से, तो देन अ रीवैल्यूएशन शुड बी कैरीड आउट, फिर हम क्या करते हैं कि उसकी रीवैल्यूएशन करते हैं। मसलन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक एसेट को आपने 5 लाख रुपए का लिखा हुआ है,
अब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, जो फेयर वैल्यू या मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो 2 लाख है। तो फिर आपको अपने एसेट को किस वैल्यू के ऊपर लिखना है, उसकी रीवैल्यूएशन आप क्या करेंगे, 2 लाख के हिसाब से। और अगर हो सकता है ये 5 लाख का आइटम जो है वो 10 लाख की उसकी वैल्यू हो, ये भी हो सकता है कि वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो इस चीज़ के हवाले से अगर उसके अंदर इस तरह करंट फेयर वैल्यू के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हो कैरिंग वैल्यू के हिसाब से, तो फिर हम उसको रीवैल्यूएट करते हैं। All the items within a class should be revalued at the same time। एक चीज़ ध्यान में रखें बच्चे कि अगर जो है वो जब आप रीवैल्यूट करेंगे तो सेम क्लास के जो जितने भी एसेट्स होंगे विद इन अ क्लास, उनको एट अ टाइम, एट द सेम टाइम जो है आप उनको रीवैल्यूएट करेंगे। टू प्रिवेंट सिलेक्टिव रीवैल्यूएशन ऑफ सर्टन एसेट्स, ठीक है ना, इस चीज़ से बचने के लिए, किसी खास एसेट्स को रीवैल्यूएट करने से बचने के लिए आप क्या करते हो, सेम टाइम में सेम क्लास के जितने भी एसेट्स होते हैं उनको आप रीवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। एंड टू अवॉइड डिस्क्लोजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, अगर आप एक एसेट को करोगे उसमें से एक को छोड़ दोगे या 2-4 को करोगे 2-4 को छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो रीवैल्यूएशन है उसके अंदर जो है एक जो तनासब है एक तरह का वो नहीं रहेगा। कुछ हो सकता है ज़्यादा हो, किसी के ऊपर कम अप्लाई हो, या कुछ और चेंजेस उसके अंदर आए। वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट डेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि जो वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट डेट्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कॉस्ट और वैल्यू के हवाले से। अ रोलिंग बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन इज अलाउड if the revaluations are kept up to date and the revaluation of the whole class is completed in a short period of time। रोलिंग बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन जो है उसको अलाउड किया जाता है, सही है ना। रोलिंग से मुराद किसी एक की आपने कर ली, दूसरे को आपने पोस्टपोन कर दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो होती है विद इन शॉर्ट पीरियड जो होता है आपने इसको मुकम्मल करना होता है। रिकग्निशन ऑफ फिक्स एसेट जो है इसका बेंचमार्क क्या कहता है, बेंचमार्क मीन जो एक स्टैंडर्ड जो है वो हमें डिफाइन कर देता है कि पॉलिसी, और वो पॉलिसी जो है वो हर जगह पर इम्प्लीमेंट होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क इसके हवाले से क्या है कि जी आप जो है प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को कॉस्ट के ऊपर लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर से आप लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को, ठीक है, इस चीज़ को आप जो है उसमें से माइनस करेंगे। अब इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या कौन से हैं, जो कि सडनली जो है वो कोई भी एसेट जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो सडनली उसके अंदर जो है कोई नुकसान आपका हो जाता है, उस चीज़ को हम कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। रिकग्निशन ऑफ फिक्स एसेट्स अलाउड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, इसके अंदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, द कहता है द स्टैंडर्ड्स अलाउज एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू रिकॉर्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट इट्स रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड, ठीक है। इसका जो हमारे पास तरीकाकार है वही जो पीछे आपने बेंचमार्क में डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि जिसमें आप कॉस्ट जो होती है उसमें से आप जो है लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और आप लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को। उसके बाद रीवैल्यूड अमाउंट के बारे में वो कहता है द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एनी एसेट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट, जो एक रीवैल्यूड अमाउंट होती है वही एक्चुअली फेयर वैल्यू उसकी ऑफ दैट एसेट्स जो है ना वो शुमार होती है।
द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट रिप्रेजेंट्स इट्स फेयर वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू होती है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती है फेयर वैल्यू को। स्टूडेंट एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो है इसकी पॉलिसी, कि इसकी रीवैल्यूएशन की पॉलिसी क्या है। वो कहता है ऑल एसेट्स ऑफ सेम क्लास आर रीवैल्यूड एट द सेम टाइम। जो जितने भी एसेट्स जो हैं कंपनी की जो पोसेशन में जो होते हैं, उनके जो कब्जे में जो होते हैं, ठीक है, मलकियत में जो चीज़ पाई जाती है, उस चीज़ को, उस आइटम्स को आप सेम क्लास के जो आइटम्स हैं उनको आप जो है रीवैल्यू जो करेंगे वो एट द सेम टाइम करेंगे आप, ठीक है। ओनली रिकग्नाइज्ड सर्वेयर कैन कैरी आउट द रीवैल्यूएशन। और इसके लिए जो रिकग्नाइज्ड सर्वेयर होते हैं, ठीक है ना, जो किसी भी एसेट की वैल्यूएशन कर सकते हैं, वही लोग जो है हायर किए जाते हैं, ठीक है। When an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs should be revalued। कि जब भी आप जो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड करते हो तो फिर हम क्या होता है, द इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड, ठीक है ना। जिसके साथ वो बिलोंग कर रहा होता है उस एसेट की पूरी क्लास को, इंटायर क्लास को आप जो है वो रीवैल्यूड करेंगे। अच्छा, अब ये इसके बारे में एक चीज और आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि उसकी जो अक्रेंस डेट है वो क्या होगी, कि आप जो है एक एसेट को कितनी दफा रीवैल्यूड आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बारे में वो कहता है A review of the useful life of property, plant and equipment should be carried out at least each financial year end। कि कम अज कम हर एक फाइनेंशियल ईयर के आखिर पर जो है हम अपना जो एक एसेट होता है, प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट, उसको आप उसकी यूजफुल लाइफ को आप रिव्यू करते हो, ठीक है। एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट, और फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो होती है वो चार्ज करते हैं। एंड फ्यूचर पीरियड शुड बी एडजस्टेड इफ एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड। और फिर हम उसके बारे में क्या करते हैं कि उसकी जो फ्यूचर पीरियड होता है उसको हम जो है वो एडजस्ट करते हैं अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं। यानी कि अगर पहले आपने सोचा था कि आपने रीवैल्यूएशन एक दफ़ा करनी है, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है तो आप उसको 2 दफ़ा 10 दफ़ा भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम जो है हर साल में एक दफ़ा ही हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं, ठीक है। चेंजेस आर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स and are accounted for prospectively as adjustments to the future depreciation। कोई भी चेंजेस जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर होती हैं उनको हम अकाउंटेड फॉर करते हैं प्रोस्पेक्टिवली एज एडजस्टमेंट्स टू फ्यूचर डेप्रिसिएशन। जो फ्यूचर की हमने डेप्रिसिएशन करनी होती है उसके हवाले से हम उसको अकाउंटेड फॉर करते हैं। इफ द allowed alternatives, that is stating the assets at revalued amount, is adopted, then the revaluation had to be carried out at regular interval। कि अगर जो अल्टरनेटिव जो हमें इजाज़त दे रहे हैं that is stating, वो बता रहे हो the assets at revalued amount is adopted, कि आपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन जो अमाउंट है उसको आपने अडॉप्ट कर लिया है, देन द रीवैल्यूएशन हैज टू बी कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल। तो फिर आप क्या करते हो
कि रीवैल्यूएशन को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आप करते रहते हो, ठीक है। These intervals may vary from every year to 3 to 5 years, कि ये जो इंटरवल होता है वेरी करता है 3 साल 5 साल और इस तरीके से, ठीक है। और ये डिपेंड करता है एसेट की वॉलेटिलिटी के ऊपर, ठीक है। मार्केट में उसकी क्या वॉलेटिलिटी है, क्या उसकी एक सप्लाई या डिमांड के हवाले से आप जज करते हो। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा देखते हैं कि हु कैन कंडक्ट रीवैल्यूएशन, कौन है जो रीवैल्यूएशन को कंडक्ट कर सकता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है जी कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो वैल्यूअर्स होते हैं वही इस चीज़ को करेंगे। कंपनी ऑर्डिनेंस जो है 4th स्केड्यूल जो है रिक्वायर दैट वैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स एक्सपर्ट कंपनी टू डू सो, ठीक है ना, कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वही इस एक्टिविटी को सरंजाम देते हैं। द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डिफाइंस द एक्सपर्ट, और ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है ये एक्सपर्ट की जो एक एलिजिबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। और उसके लिए वो कहता है कि एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, एक्सपर्ट के हवाले से कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वैल्यूअर हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, या एवरी अदर पर्सन्स whose profession gives authority to a statement made by him, ठीक है ना। या कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जिसका प्रोफेशन जो होता है उसको अथॉरिटी देता हो, ठीक है ना, इख्तियारात देता हो कि वो स्टेटमेंट जो है वो कोड कर दे सके या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सके, ठीक है। किस चीज़ के हवाले से, रीवैल्यूएशन के हवाले से, कि वो एक बता सके, फिगर बताने के काबिल हो कि जी इसकी इतनी वैल्यू पाई जाती है इस एसेट की। अब हम ज़रा थोड़ा सा इसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कहता है द वैल्यू ऑफ एन एसेट आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वे में बी इंक्रीज्ड, वो बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। और अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है तो फिर हम उसको लॉस ट्रीट करते हैं, और अगर लॉस हो तो फिर हम उसकी क्या ट्रांजैक्शन पास करते हैं, ये है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम ले लें, अ कंपनी हैज एन एसेट विच ओरिजिनली ₹1,50,000, ठीक है, 1,50,000 जो असल कीमत थी एसेट्स की, जिसको रीवैल्यूड किया गया था अपवर्ड 2 लाख के ऊपर। उसकी असल कीमत थी 50,000, तो आपने उसको रीवैल्यूड किया था 2 लाख। तो जब 2 लाख आपने किया होगा तो जो 2 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस है 50,000 का, ठीक है ना, वो आपने उसको क्या किया होगा कि आपने एसेट को डेबिट किया होगा। ये वाला यहाँ पर जो एसेट है ना, ये जो क्रेडिट हो रहा है, इसको शुरू में जब आपने 1 लाख से 1,50,000 से 2 लाख जब किया था तो फिर आपने उस टाइम पे 50,000 रुपए से एसेट को डेबिट किया था, और क्रेडिट किसको किया था, इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने उस टाइम पे क्रेडिट किया था। अब चूंकि लॉस हो रहा है और वो जो 1,50,000 से 2 लाख पे बात गई थी, अब वो 2 लाख भी जो है नीचे उस फिगर की गिर गई है, और वो 1.5 लाख की बजाय अब वो 1,30,000 के ऊपर बात आ गई है। यानी कि आपने जिस 1,50,000 के एसेट को अपने 2 लाख समझा था बुक्स के अंदर, वो उसकी फर्दर जो है, जो उसकी हमारी कह लें कि उसको जो रीवैल्यूड करने वाली जो एक कमेटी या पर्सन या कोई इंडिविजुअल हैं, वो अब उसके हवाले से जो उसकी
फेस वैल्यू जो बताते हैं वो कहते हैं जी वो 1,30,000 है अब तो उसकी कीमत। तो जब 1,30,000 है तो फिर हम क्या करेंगे, एसेट को जो हमने शुरू में 50,000 पैसे पहले हमने डेबिट किया था और 50,000 पैसे जो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट किया था, उतनी अमाउंट से अब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे और हम जो एसेट की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में, जहाँ यहाँ पर जो 70,000 रुपये का जो फर्क पड़ा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा जो कि चूंकि 1,30,000 रुपये अब इसकी कीमत है और जबकि ये इसकी ओरिजिनल जो कीमत थी वो थी 1.5 लाख, तो आपको कितना नुकसान हुआ, 20,000 रुपये का। तो आपने उतने 20,000 रुपये से अपने जो बुक्स हैं उसको आपने अपडेट कर दिया, डेबिट करते हुए इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को चार्ज कर दिया। ठीक है। सेम चीज अगर आप इसको प्रॉफिट की शक्ल में आप समझेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट को आप बढ़ा देंगे, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे जो उसका डिफरेंस अमाउंट है 20,000 की से, ठीक है। और ये इनकम स्टेटमेंट जो को आपने क्रेडिट किया है तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट दिया। अगर आप इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, जैसे कि पिछले वाली हमारी जो स्लाइड थी इसके अंदर आप ये यहाँ पे देखें, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को आपने यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट की बजाय इनकम स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इनकम स्टेटमेंट को आपने क्रेडिट कर दिया, वही सेम उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा उल्ट समझ रहे हैं आप कि जिधर पहले आपने 1,50,000 रुपये के जो एसेट थे उसको आपने कंसीडर किया था 2 लाख, बाद में वही 2 लाख कम होकर मजीद 1,30,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि सेम जो चीज़ थी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कीमत थी वो थी 1,30,000, जबकि आपने उसको जो है 2 ईयर अगो स्लम की वजह से आपने कीमत को 1,50,000 कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर जो 2 लाख का फर्क यहाँ पर आ रहा है कि दिस वाज टेकन एज एक्सपेंस एट द इनकम स्टेट, देयर हैज बीन सर्ज इन हैंड प्राइस इन करंट ईयर, ठीक है, कि 2 लाख जो है अब उसकी कीमत नई हो गई है, ठीक है, जबकि आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1,30,000 रुपये से, ठीक है, जो कि 1,30,000 इसकी एक्चुअल जो कीमत थी वो थी 1,50,000 और उसको आपने 1,30,000 लिखा हुआ है। और अगर आप मौजूदा सिनेरियो के हिसाब से देखें तो ये वाला जो आपका पोर्शन है इसके अंदर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये शायद उसके हवाले से ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 लाख की जो एक्चुअल वैल्यू बढ़ गई है, इसके अंदर एक्चुअली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो उसकी कीमत है वो है 1,30,000, तो 1,30,000 से कीमत हमारी बढ़ गई उस एसेट की जिसको आपने 1,50,000 से कम करके 1,30,000 किया था, अब वो 2 लाख का हो गया, तो 70,000 का आपको फायदा हुआ, ठीक है। तो जो 70,000 आपका एसेट आपका बड़ा है, ठीक है ना, 1,30,000 से वो डायरेक्ट 2 लाख हो गया, तो वो 70,000 आपका बढ़ गया, तो हमने एसेट को डेबिट कर दिया। पिछली स्लाइड में एसेट को हमने क्रेडिट किया, लेकिन जब शुरू में ये बढ़ाई गई थी तो उस टाइम पे अपने एसेट को ऐसे ही डेबिट किया था जैसे यहाँ पे डेबिट किया इस वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में ये जो 20,000 का एक लॉस है इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में 20,000 का जो प्रॉफिट है उसको आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और 50,000 जो है वो आपने जो एसेट आपका जो है इंक्रीज हुआ है उसके अगेंस्ट में रीवैल्यूएशन सरप्लस को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
अब हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि कैरिंग अमाउंट जो है उसके हवाले से किस तरीके से लिखा जाता है। तो वो कहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हैज प्रोवाइडेड 2 मेथड्स ऑफ रीस्टेटिंग रीवैल्यूइंग द कैरिंग अमाउंट। 2 मेथड हैं जो इस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी रीस्टेटेड अलोंग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि जो ग्रॉस वैल्यू होती है उसी को हम रीस्टेटेड कर देते हैं किस चीज के साथ में, अलोंग विद डेप्रिसिएशन के हवाले से। सो द कैरिंग वैल्यू इक्वल्स द रीवैल्यूड अमाउंट, जिससे क्या होता है कैरिंग वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है रीवैल्यूड अमाउंट के हिसाब से। अब इसका हम एग्जाम्पल को हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो एसेट था ग्रॉस वैल्यू उसकी कितनी थी, 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर जो चार्ज की गई वो थी 2 लाख, और कैरिंग अमाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो फिगर है वो है 3 लाख। अब इसके बारे में वो कहता है जी कि सपोज द एसेट इज रीवैल्यूड एट 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 रुपए के ऊपर आपने इसको रीवैल्यूड किया। नाउ द कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट वुड बी रीस्टेटेड एज फॉलोज। किस तरीके से कि आपने 5 लाख और 4,50,000 को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 3 लाख के ऊपर, तो आपके पास एक ग्रॉस फिगर निकल आती है कैरिंग अमाउंट की, जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने ग्रॉस फिगर अगर आपने लिखनी हो तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 7,50,000 बनता है। और इसी तरीके से सेम जो ग्रॉस वैल्यू आपने कैरिंग अमाउंट की निकाली है आप डेप्रिसिएशन की भी निकालेंगे तो वो आपके पास 3 लाख आएगी। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो है आपकी जो है ऊपर वाली जो 5 लाख की फिगर है उसके हिसाब से है। अब चूंकि हमारी फिगर जो है वो रीवैल्यूड हो गई, जो है 3 लाख का जो एसेट था वो 4.5 लाख का हो गया, तो फिर हमने उसकी ग्रॉस वैल्यू को भी उसके हिसाब से जो है वो एडजस्ट किया तो वो 7.5 लाख का 5 लाख का एसेट जो है वो 7.5 लाख का यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन 3 लाख की उसके हिसाब से बन गई, और जब 7.5 में से 3 लाख आप माइनस करेंगे तो 4.5 लाख ही यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम ये कैलकुलेशन कोई नहीं करते, बल्कि जो रीवैल्यूड अमाउंट वो हमें बताता है उसी को हम कैरिंग अमाउंट के तौर पर यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड जो होते हैं, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 जो है उसके अंदर इसकी अलाउ है, वो इजाज़त देता है कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कंपनी का जो बिजनेस होता है उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल किस टाइम पे करते हैं, जब कभी हमने किसी पार्टनर को एडमिट करना होता है, या कंपनी को जब हम जो है सेल आउट कोई कंपनी की जाती है या डिसॉल्व जब की जाती है, तो उस टाइम पे इस तरह का जो रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है इसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जब हमने कोई एडमिशन या डिसोल्यूशन या उस तरह की कोई चीज़ करनी हो तभी आप इसको करेंगे, बल्कि आप हर साल, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया, कि आप हर साल भी इसको कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, ताकि आप जज कर सको कि आपके बिजनेस की एक्चुअल वर्थ क्या है, आपके बिजनेस के जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनकी वर्थ क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपके साथ में एक ब्रीफ समरी की शक्ल में जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को डिस्कस करूं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है,
अपना ख्याल रखिएगा और दिल लगा के स्टडी करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।